नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं विटामिन का बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट तीसरा। कल हमारी बात हो गई थी विटामिन B6 तक। आज हम देखने जा रहे हैं विटामिन B7। विटामिन B7 को साइंटिफिक नेम इसका है ना बायोटिन है, और इसको विटामिन H भी बोला जाता है। यहाँ पर H का मतलब है कि विटामिन हेल्थ से रिलेटेड है, अपने स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको विटामिन H भी बोलते हैं। इसकी कमी से है ना हेयर फॉल हो जाता है। आप देखते हो ना, जो आजकल हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसका एक रीजन बायोटिन की कमी होना भी है ना। बायोटिन की जितनी ज़्यादा कमी होगी, बायोटिन की जितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी ना, उतना ज़्यादा विटामिन की वजह से ये हेयर फॉल होता जाएगा, है ना। और दूसरी बात है, इसका स्पेशल पॉइंट ये ध्यान रखना अपने को कि कच्चे अंडे में जो एडिविन नामक पदार्थ आता है ना, एक तो आता है बॉईल किया हुआ अंडा जो हम आमलेट वगैरह खाते हैं, और एक आता है ना जो कच्चा अंडा भी खाते हैं कई लोग। तो उस कच्चे अंडे के अंदर एडविन नामक जो पदार्थ आता है ना, वो बायोटिन को कम करता है, और अगर बायोटिन कम होगा तो हमारा हेयर फॉल ज़्यादा होगा, है ना। इसके बाद में विटामिन B9। विटामिन B9 जिसका साइंटिफिक नेम है फोलिक एसिड। इसको फोलिक एसिड भी बोलते हैं नॉर्मली हम, और इसको अगर वैसे बोलें तो TGA। TGA का मतलब है यहाँ पर टेरोइल ग्लूटामिक एसिड, यानी ये विटामिन एक प्रकार का एसिड ही है जिसका पूरा नाम है टेरोइल ग्लूटामिक एसिड। और इसकी डेफिशिएंसी से हमारे एनीमिया रोग हो जाएगा। एनीमिया वही एक कंडीशन है, कोई स्पेशल डिजीज नहीं है। एनीमिया का मतलब है कि आरबीसी फंक्शन कम कर देती है अपना, है ना। और अगर आरबीसी का फॉर्मेशन और फंक्शन अगर बिगड़ेगा ना, तो सीधी सी बात है वो ब्लड पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो वही कंडीशन एनीमिया है। और इसका सोर्स है ना ग्रीन वेजिटेबल्स है। जितनी हम पत्तेदार हरी सब्जियां खाएंगे ना, उतना ज़्यादा हमारे शरीर में विटामिन B9 बनता रहेगा, है ना। इसके बाद में लास्ट बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में है विटामिन B12। विटामिन B12 इसको साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। साइनोकोबालामिन या फिर इसको कोबालामिन भी बोलते हैं। इसमें CO मतलब इसमें कोबाल्ट वाला तत्व प्रेजेंट है ना। ये ध्यान रखना अपने को कि विटामिन B12 में कोबाल्ट वाला तत्व उपस्थित होता है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या कौन सा रोग हो जाता है? पर्नीशियस एनीमिया। अब ये फिर से एक वही कंडीशन है जो ऊपर देखी थी ना हमने एनीमिया की कंडीशन, वैसी ही कंडीशन है। बस इसमें आरबीसी का नंबर कम नहीं होगा। आरबीसी का नंबर कम ना होकर इसमें क्या है, आरबीसी का आकार डिस्टर्ब हो जाएगा ना, उसका जो साइज वगैरह है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस वजह से इसको पर्नीशियस एनीमिया बोल देते हैं। और इसका आज तक हमें कोई प्लांट सोर्स नहीं मिला है। इसका कोई भी प्लांट सोर्स नहीं मिला है विटामिन B12 का। लेकिन ये एनिमल सोर्स इसके प्रेजेंट है। एनिमल सोर्स में आप मीट ले लो या डेयरी प्रोडक्ट्स है ना जितने भी, वो सारे इसके एनिमल सोर्सेज में आ जाएंगे। इसीलिए जो वीगन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना अभी काफी दिनों से सोसाइटी में, तो वीगन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी होगी होगी। और जो मतलब मीट कम खा रहे हैं ना, उनमें भी इसकी डेफिशिएंसी होने का पूरा पूरा चांसेस होता है। तो इसके लिए विटामिन B12 के अलग से इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। लगभग इसकी तो डेफिशिएंसी सब में ही पाई जाती है, ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं है कि इसमें होगा इसमें नहीं होगा ना। इसकी डेफिशिएंसी किसी में पाई जा सकती है। तो इसी के साथ अपने विटामिन वाला जो चैप्टर था ना वो कंप्लीट हो चुका है। विटामिन क्या है ना कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है ना, उनका एक माइनर वाला या माइक्रो वाला हिस्सा बनाते हैं ना। इसके बाद में हम देख लेते हैं मेजर वाले, कि मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं कि जो हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए, है ना। ये अगर नहीं मिलेंगे तो अपने शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, अपना शरीर काम ही नहीं कर पाएगा ना, हिलने डुलने चलने, जो भी रेस्पिरेशन हो रहा है बॉडी में, एक्सक्रीशन हो रहा है, सब में एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? ये मेजर कंपोनेंट्स है। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो अपने को चाहिए होते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको शॉर्ट में कार्ब्स भी बोल देते हैं, एक होता है लिपिड, एक होता है प्रोटीन। अब इनका अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। और लिपिड में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें पाई जाएगी। लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें कार्बन की मात्रा इससे कम होती है, कार्बोहाइड्रेट से कम होती है ना। और प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये चारों तो पाए ही पाए जाएंगे ना। प्रोटीन कोई सी भी उठाकर देख लो उसमें ये चारों एलिमेंट्स पाए ही पाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती है जिनमें सल्फर भी पाया जा सकता है ना, फास्फोरस भी पाया जा सकता है। तो वो चीज़ अलग है। और हमारे शरीर को जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है ना, उसमें 50 से 80% जो ऊर्जा है ना वो कार्बोहाइड्रेट ही देता है। यानी जो इंस्टेंट एनर्जी है ना हमारे शरीर को, कि हमको तो ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, अब इससे ज़्यादा हमसे काम नहीं होगा, तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है ना। लिपिड से मिलती है 20 से 30%। और प्रोटीन है ना एनर्जी का सोर्स नहीं माना जाता, कि हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं देता। ये ना मसल वगैरह के लिए या शरीर की ग्रोथ के लिए ना इम्पोर्टेंट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हम देख सकते हैं कि एक तो ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है ना। और लिपिड के उदाहरण है ऑयल और फैट।
और प्रोटीन के टाइप्स होते हैं जिसमें सिंपल प्रोटीन भी होती है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स भी होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं ना जो प्रोटीन के, ये अलग अलग टाइप्स है। तो हम जब एक एक करके पढ़ेंगे ना इनमें से, तब हम इनके बारे में, ग्लूकोज के, ऑयल के बारे में, इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, है ना। अभी तो इनके जो जनरल कैरेक्टर्स है ना वो देख लेते हैं एक बार, है ना। इसके बाद में है इसमें कि एनर्जी के हिसाब से क्या क्या सोर्स है ना, परसेंटेज के हिसाब से कौन एनर्जी ज़्यादा दे रहा है, कौन कम दे रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स है इसमें कार्बोहाइड्रेट, फिर है लिपिड, और प्रोटीन क्या है, लास्ट सोर्स है एनर्जी का। यानी हमारे शरीर में से पूछना कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है हमारे शरीर के लिए भोजन में, तो उसका आंसर तो आएगा कार्बोहाइड्रेट। और जो अंतिम स्रोत पूछना भोजन में कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो वो है प्रोटीन। और अगर इनका एक एक अणु ले ले, कि एक अणु ले लिया हमने कार्बोहाइड्रेट का, एक अणु ले लिया लिपिड का, एक अणु ले लिया प्रोटीन का, तो उससे कितनी थी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलने वाली है। तो ऊर्जा की मात्रा ना कैलोरी में करी जाएगी, और अगर ज़्यादा है तो किलो कैलोरी उसका मात्रक ले लेंगे हमारा। तो कार्बोहाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल से हमारे शरीर को 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलने वाली है, और लिपिड से मिलने वाली है 9.1 KCl, और प्रोटीन से मिलने वाली है 4 किलो कैलोरी। अब ग्लाइकोजन क्या है यहाँ पे, ग्लाइकोजन के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ग्लाइकोजन कुछ भी नहीं है कि हम जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं ना, ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ ना, माल्टोज हुआ, तो ये जितना भी खा रहे हैं ना, तो ये हमारे शरीर में जाके जो बच जाएगा ना वो स्टोर हो जाएगा, जो हमारे शरीर को बाद में कंडीशन में काम आएगा। भाई खाना तो 2 टाइम या 3 टाइम ही खाते हैं, तो बाकी टाइम जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में मिल रही है हमको ना। तो ये लीवर में या फिर मसल में जाके ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट है ना, ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाएगा। अब एक प्रश्न है यहाँ पे कि एक एटीपी का मॉलिक्यूल है ना, एक एटीपी का जो अणु है ना, उससे हमें कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है ना, और एटीपी का पूरा फॉर्म क्या है। तो कल हम इससे आगे देखेंगे, कल हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। धन्यवाद।